ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कल हमने डील किया था ऑर्डर 17, 18, 19 और उसके बाद 20 में ही अभी हम आज जो देखने वाले हैं। अभी हमारा पूरा जो रोड मैप है वो तो हो गया था कि वाद दायर कैसे करते हैं, उसके बाद में जजमेंट कैसे आता है, पूरी प्रोसीडिंग सिविल केस की कैसे चलती है। पर बीच में ही मान लो पक्षकारों की मृत्यु हो जाए, खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर देख लेते हैं, देखने में क्या दिक्कत है। तो यदि वाद लेने का अधिकार बचा रहता है तो पक्षकार की मृत्यु से उसका उपशमन नहीं होता। मान लो दोनों पक्षकारों में से कोई एक मर जाता है तो हमारा जो वाद है वो खत्म नहीं होगा। और वो कब खत्म नहीं होगा? जब हमारा वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। मतलब कि मान लो कि ए जो है, ए ने वाद दायर किया है, अभी ए ही जो है वो मर गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ए का जो पुत्र होगा उस वाद को कंटिन्यू करेगा। मतलब कोर्ट जो है वो उसको उस केस का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो अभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो बनाएंगे तो ये बी की एप्लीकेशन में बनाएंगे। बी बोलेगा कि ए तो मर गया है, तो अभी वाद खत्म करना नहीं है, तो ये जानकारी जो है वो बी देगा कोर्ट को कि ए मर गया है, मतलब जो वादी है वो मर गया है, तो अभी उसका कोई उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। तो यहाँ पे ए में यही दे रखा है कि अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसका वाद लाने का अधिकार बचा रहता है, मतलब कि ये है कि हमारे पास वाद लाने का अधिकार अभी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो संतान है वो भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी में उसका भी तो हक होगा ही, पिता का है तो बच्चे का भी तो होगा ही। तो ऐसी कंडीशन में हमारे वाद का उपशमन नहीं होगा। ये हो गया हमारा रूल 1। अभी रूल 2 बात करता है, रूल 2 और रूल 3, इसको देखो। रूल 2 बात करता है कि जहां बहुत सारे वादी है और जहां बहुत सारे प्रतिवादी है, तो उसमें से क्या होगा, जहां कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो वहां क्या होगा, अभी बहुत सारे वादी है, बहुत सारे प्रतिवादी है, कोई एक मर भी गया तो क्या होगा, बाकी के जो बचे हुए वादी और प्रतिवादी है वो तो इस केस को कंटिन्यू करेंगे ना, ऐसा है। और कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी, मतलब बहुत सारे वादी है, उसमें अगर एक मर भी गया तो बाकी के जो बचे हुए हैं वो इस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। पर अगर एक ही वादी है तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में उसका अभी हमने ये जो देखा कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बना दिया जाता है। तो यहाँ पे यही बात दे रखी है कि एक ही अगर वादी है तो कोर्ट क्या करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, उस प्रॉपर्टी का, उस डिस्प्यूट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, तो फिर वो उसको डील करेगा। ऐसे करके हमारा जो मैटर है वो कंटिन्यू रहेगा। प्रतिवादी में भी यही है कि अगर प्रतिवादी जो है वो बहुत सारे प्रतिवादी है और एक मर जाता है तो बाकी के जो प्रतिवादी है वो इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर एक ही प्रतिवादी था तो मतलब दो पार्टीज एक ही है, एक वादी है एक प्रतिवादी है, अभी वो एक प्रतिवादी मर गया, अब क्या करेंगे, तो कोर्ट क्या करेंगे, उस न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगा। मतलब उसका जो कोई ऐसा व्यक्ति कोर्ट देगा, कोर्ट जो है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका बना देगा, विधिक पक्षकार बना देगा। वो उसकी फैमिली का भी हो सकता है, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे कि वो विधिक पक्षकार जो है वो कौन होगा। अभी मान लो कि किसी की संतान है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे, अभी विधिक प्रतिनिधि जो है वो कहाँ से लाए, ये जो मर गया है और उसका कोई विधिक प्रतिनिधि है ही नहीं, उसकी कोई संतान है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 4A दे रखा है कि विधिक प्रतिनिधि न होने की दशा में क्या करेंगे, तो विधिक प्रतिनिधि अगर नहीं है तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट खुद ही न्यायालय के किसी अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसका वह मृत व्यक्ति की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझता है, मतलब कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति या तो न्यायालय खुद ही कोई ऐसा अधिकारी जो है उस प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट कर देंगे कि अभी आपको इस प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि अपॉइंट किया जाता है, तो प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है, मतलब जो केस चल रहा है वो उसको आपको डील करना है और उस प्रॉपर्टी का ध्यान भी आपको ही रखना है। ये होता है 4A में।
विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रश्न का अवधारण। तो जहां इस संबंध में प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति या मृतवादी या मृत प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसे प्रश्न का उदाहरण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अभी उसकी संतान है कि नहीं है, कोई भाई है कि वो भी नहीं है, मतलब विधिक प्रतिनिधि है या नहीं है, इस चीज को कौन देखेगा? ये जज उदाहरण करेगा। प्रतिवादी आके बोल दे कि वादी मर गया है और उसका कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है, तो आप तो एक काम करिए, केस खत्म कर दीजिए, क्योंकि केस खत्म हो जाएगा तो प्रतिवादी को पैसा नहीं देना पड़ेगा ना वादी का। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अब खत्म कर देते हैं क्योंकि वादी तो मर गया है। ये जो भी है कि विधिक प्रतिनिधि है नहीं है, ये सब कोर्ट समझेगा, सोचेगा, समझेगा कि हमको क्या करना है। फिर सुनवाई के पश्चात मृत्यु हो जाने से उपशमन न होना, कि जो सुनवाई है वो तो हो गई है, पूरी जो फाइनल आर्ग्यूमेंट है वो हो गया है, उसके बाद भी अगर मृत्यु हो जाती है तो भी जो है वो केस हमारा खत्म नहीं होगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी है तो इलीगल कब्जा करके रखा था, इलीगल कब्जा करके रखा और अभी जिसने इलीगल कब्जा करके रखा था उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद में सुनवाई हो गई है कि जिसका लीगल कब्जा है उसको दिलाया जाए। तो वो अगर मर भी जाता है तो उसका केस हमारा खत्म नहीं होगा, निर्णय ऐसे ही सुनाया जाएगा, उसका बल ऐसे ही होगा मानो कि मृत्यु होने के पूर्व ही सुनाया गया हो, क्योंकि जब सुनाया जाता है तब तक तो वो था ना, मतलब जो सुनवाई हो रही है फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया है, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद बचता क्या है? सिर्फ निर्णय सुनाना, सिर्फ जजमेंट देना, सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। तो जब पूरा सब कुछ डिसाइड हो गया है, फिर अगर मर भी जाता है तो क्या है, ऐसा माना जाएगा कि उसके मरने से पहले ही वो जजमेंट सुनाया गया है, क्योंकि मरने सुनवाई के बाद अगर वो मर रहा है तो उसके बाद में वैसे भी कुछ चेंजेस तो होते नहीं है ना, मतलब फाइनल आर्ग्यूमेंट हो ही गया है, जो निर्णय आना था वो आ ही गया है, तो अभी वो मर भी जाता है तो वो वाद खत्म नहीं होगा, पर उस निर्णय का ऐसा ही महत्व, ऐसा ही प्रभाव होगा, ऐसा ही बल होगा जैसे कि वो पहले ही सुनाया गया हो। मान लो अगर उसमें जजमेंट में आता है कि जो इलीगल कब्जा करके रखा था तो फिर जो वादी है उसको उसका लीगल कब्जा मिल जाएगा, अगर वो मर भी गया है तो क्या होगा, निर्णय तो आ गया है, निर्णय में तो सुनवाई में तो ये क्लियर हो गया है ना कि जो प्रतिवादी था उसने इलीगल कब्जा करके रखा था, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद वो मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, डिसाइड तो हो गया ना कि हाँ प्रतिवादी ने इलीगल कब्जा करके रखा था, तो फिर वो वादी को मिल जाएगा। तो ये दे रखा है 6 में। 7 में दे रखा है कि कोई स्त्री पक्षकार है अगर और उसका विवाह हो जाता है, अभी विवाह हो जाएगा तो क्या वाद का उपशमन हो जाएगा? नहीं होगा। जब मरने पे वाद का उपशमन नहीं हो रहा है तो अगर स्त्री जो है वादी है या प्रतिवादी है तो उसका अगर विवाह हो जाता है तब भी हमारा केस खत्म नहीं होगा, किंतु ऐसा हो जाने पर वह वाद निर्णय तक अग्रसर किया जाएगा। मतलब कि अगर उसकी शादी हो भी जाती है तो भी क्या होगा कि जो हमारा वाद है वो अग्रसर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हमारा जजमेंट नहीं आ जाता। बस यही दे रखा है हमारे ऑर्डर 22 में कि अगर कोई मर जाता है तो या किसी की शादी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में या तो कोई पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? उपशमन या खारिज होने का प्रभाव, जहां वाद इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह खारिज कर दिया जाता है। अभी अगर कोई जैसे किसी मृत्यु हो गई है, शादी हो गई है या दिवालिया हो गया है तो वाद उपशमन नहीं होगा, पर अगर उपशमन हो जाता है तो वहां पर कोई भी नया वाद जो है उसी वाद हेतु पर नहीं लाया जाएगा। सेम कॉज ऑफ एक्शन पर हम वही वाला केस, नया केस नहीं ला सकते हैं। ये बात दे रखी है हमारी ऑर्डर 19 में कि वादी या मृतवादी या विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति, मतलब ये वादी या मृतवादी का मतलब जो वादी जो है वो मर गया है, प्रतिवादी भी आ सकता है, तो वादी जो है वो मर गया है, अभी उसका जो है एक विधिक प्रतिनिधित्व है वो हमने अपॉइंट कर दिया है,
विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति, या तो फिर दिवालियावादी है, उसकी दशा में रिसीवर उपसमन या खारिजी अपास्त करने के लिए आदेश कर सकेगा। तो उसका जो हमने यहाँ रिसीवर उपसमन या खारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, अभी पागल हो गया है, तो वो क्या है, उसका जो प्रतिनिधि करने वाला एक व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, क्या वाद को खारिज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाद को आगे कंटिन्यू करूंगा, मतलब मैं इसको लड़ूंगा, तो हो सकता है कि जो पर्याप्त हेतु है, क्योंकि जरूरी है दिवालिया जो मेन पार्टी है उसका, या मृतवादी जो होता वो होता, तो ही वाद का निपटारा अच्छे से होता। अभी वो नहीं है, मुझे विधिक प्रतिनिधि बनाया है, पर मैं अगर डील करूंगा तो हो सकता है पर्याप्त हेतु जो है वो निवारित रहे, मतलब जो चीज जिस चीज को डिसाइड करना है वो डिसाइड ना हो पाए। तो ऐसा कुछ अगर बनता है तो ऐसी कंडीशन में वाद जो है वो उपशमन हो सकता है, मतलब उसको खारिज खत्म हो सकता है। उपशमन मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो जाना, या तो फिर उसको खारिज किया जा सकता है। ये बात करता है हमारा ऑर्डर 22। और